बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कौमी सलामती पॉलिसी के हवाले से। कौमी सलामती पॉलिसी 2021 रवां साल जाते जाते वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का एक और बड़ा कदम, बड़ा फैसला। कौमी सलामती की पॉलिसी जो 2014 से इस वक्त तात्तुल का शिकार थी। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से लेकर और अब तक मुख्तलिफ तौर पर इसमें इजलास तो मुनक्किद किए गए, लेकिन यकीनी तौर पर इस पर फैसला ना हो सका। और आज साल 2021 जो कि जा रहा है और 2021 के ख़िताम में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जहां बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स की हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए, वहाँ एक और संग मील अबूर किया, वो था कौमी सलामती पॉलिसी 2021 की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि रवां माह अभी इस वक्त जो मौजूदा साल चल रहा है, इसमें अभी काबीना के इजलास भी हुए हैं, एक स्पेशल इजलास भी कल होना है। इसके अलावा कौमी सलामती के हवाले से भी बड़ी अहम जो है वो नुकात पेश किए गए, जिसमें अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत है वो हमें एक पेज पर नजर आई। और आज हमने देखा कि DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब ने ट्वीट किया और उसमें वाज़ेह तौर पर यह बात भी कह दी हुई है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती को मजबूत बनाने के लिए जो कौमी सलामती पॉलिसी है, ये अहम संग मील है और इसमें फ़ौज पाकिस्तान इसके मकासद हासिल करने के लिए यकीनी तौर पर अपना पूरा ताउन देगी, जो कि एक बड़ा अहम फैसला भी है। कौमी सलामती के फैसले पे क्या कुछ होने वाला, 2014 में जो ताख़ीरें की गई थी, आखिर इसकी वजह क्या थी। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मामून खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईज़ साहब ने बड़े अहम ऐलानात किए। उस हवाले से उन्होंने बहुत कुछ कहा है और यकीनी तौर पर यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अपोजिशन की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी नज़र आ रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि कौमी सलामती का जो ये काबीना में फ़ैसला किया गया है, जिस पॉलिसी की मंजूरी दी गई है, इसे पार्लिमान में पहले क्यों पेश ना किया जा सका और क्या वजह थी कि पार्लिमान में इसको ज़ेरे बहस नहीं लाया गया। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं डॉक्टर मुईज़ साहब। हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, फरमाइएगा कि आखिर क्या वजह रही कि कौमी सलामती की जो पॉलिसी है, इसे कैबिनेट में पहले डिस्कस किया गया और इसे मंजूरी भी दे दी गई है, तो क्या ज़रूरी नहीं था कि इसे अगर बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया जाता और क्योंकि बिल मंजूर करवाना है तो अपोजिशन का एतमाद में लेके पहले इसको डिस्कस किया जाता? क्या कहिएगा? अच्छा, इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये पॉलिसीज़ के पास होने का एक प्रोसेस है। पार्लिमानी कमेटी जो है नेशनल सिक्योरिटी की, वो जॉइंट कमेटी है। वही कमेटी है जिसको इस साल 2 दफ़ा पहले ब्रीफ किया गया, उसको फाल बनाया गया। वहां पे ये प्रेजेंटेशन मैंने दी, खुद दी। ऑपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया, इस वजह से नहीं कि इस पॉलिसी में कोई अच्छी या बुरी चीज़ है। वो अपनी सियासी जो भी उनकी मसाइल थे, मेरा वो ब्रीफ नहीं है, आप जानते हैं, मैं उसकी कभी बात नहीं करता। लेकिन बहरहाल वो बड़ी मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि ये तो कोई पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊं, 2014 से ये प्रोसेस शुरू है। ये हुकूमत नहीं थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। 2 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे, 5-7 फेडरल सेक्रेटरी NSD के थे जिन्होंने इस पे काम किया। तब भी अस्करी इदारे शामिल थे, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हो सकी पूरी। उसमें बहुत सी जो भी इश्यूज थे, ये तब की भी इनपुट सारी इसके अंदर है, सूबों की भी इनपुट है। उसमें तो तमाम मुख्तलिफ जमातें हैं, किसी सूबे में कोई है, किसी में कोई है। पहले भी सूबों की इनपुट थी, तमाम फेडरल मिनिस्ट्रीज की इनपुट है और एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी की है। तो कभी भी आप पूरी तरह तो मुशावरत नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हमने एक और चीज भी डाल दी। हमने 2 चीजें ये ज़हन में रखे। एक तो ईयरली रिव्यू होगा, अगर कोई नई चीजें आएंगी तो वो इसमें एडजस्ट होंगी। जब हुकूमत तब्दील होगी तो ये रिव्यू होगी, ताकि वो अपनी सोच अगर इसमें शामिल करना चाहे, बजाय इसके कि पूरी एक असर नौ नई चीज करें। और फिर हमने ये भी इसमें जिक्र किया है कि चार्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी होना चाहिए। वो चीजें जो तमाम सियासी डिफरेंसेस से ऊपर हों, उसके लिए अब इंशाल्लाह मुशावरत भी होगी, पूरा प्रोसेस होगा। इसकी एक मैं आपको जरूर चीज बता दूं कि जो हमारी पॉलिसीज में कमजोरी रहती है, पॉलिसी बन जाती है, इंप्लीमेंट नहीं होती। हमने एक पूरा इंप्लीमेंटेशन प्लान तश्कील दिया है जिसमें तमाम मिनिस्ट्रीज, इदारे, सूबों के साथ बैठ के इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, कंसेंसस के साथ जो प्रायोरिटीज डिसाइड हुई हैं कि हमने क्या क्या एक्शन लेने हैं, वो इंप्लीमेंट होगा। और कल हिदायत थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कि हर महीने ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वहां प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके जाएं।
ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट की आपने बात की है, यकीनी तौर पर एक अच्छा फैसला ये हो सकता है, लेकिन क्या ज़रूरी नहीं था अब, क्योंकि पॉलिसी तो मंजूर हो गई है, साल 2014 की आपने खुद बात की कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बहुत से इजलास भी मुनक्किद हुए, लेकिन फैसला ना हो सका। एक बार बहरहाल ये क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को जाता है कि उन्होंने रवां साल, क्योंकि साल का इख्तिताम होने लगा है, एक बड़ा अहम फैसला किया तो है। बेशक अपोजिशन की जानिब से कुछ थोड़ी सी तहफ़्फ़ुज़ात नज़र भी आ रहे हैं कि पहले पार्लियामान में इसे डिस्कस किया जाता। सेशन क्योंकि अभी होना है और मौजूद सेशन में आप लोगों ने कहा है कि जाहिर सी बात है इसको मंजूर भी करवा लेंगे, मिनी बजट का भी ये भी बड़ा मामला होना है, उसका बिल भी आना है। ये फरमाइएगा कि क्योंकि आपने कहा कि हर माह इसकी पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा, इसकी रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी, आपकी जिम्मेदारी लगाई गई है और आप जाके इसको पेश करेंगे, तो ये कोई ऐसा फार्मूला बनाया गया है कि अगर ये हुकूमत ना भी रहे तो जो कोई भी हुकूमत आएगी तो वो इसको आगे इंप्लीमेंट कर सके, कोई इसमें तब्दीली अगर करनी हो तो वो करवा सके, या क्या फार्मूला बनाया जा रहा है? जरा उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या होने क्या वाला है। गारंटी तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात दे सकती है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती होगी हमारी अगर एक अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो विजन देता है आपको कौमी सलामती की, उस मुल्क के लिए जिसको दुनिया ने 70-75 बरस में क्या क्या नहीं कहा कि जी गैरिजन स्टेट तो सिक्योरिटी स्टेट, आज आपके सामने सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के कंसेंसस से तमाम सिविलियन इदारों के प्रोविंसेस की इनपुट के बाद, एकेडेमिया की, सिविल सोसाइटी की इनपुट के बाद अगर आपके सामने एक डॉक्यूमेंट आया है जिसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी को कोर डिक्लेयर किया गया है, माशी सलामती को, और एंड गोल क्या है आपकी कौमी सलामती का कि पाकिस्तान का जो सबसे वल्नरेबल सिटीजन है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये वही बातें हैं जो बहुत देर से होती रहीं, कभी भी एक तशरीह इसकी इस तरह नहीं हुई किसी पॉलिसी में। तो पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान में जब तमाम सिविलियन, तमाम अस्करी इदारे एक पेज पे हैं, तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा ख्याल है इसमें तसलसल इंशाल्लाह रहेगा। दूसरा ये कि इसमें जो बुनियादी सोच है वो तो वही है जिस तरफ पाकिस्तान ने जाना है। तो या तो आप ये कहें कि अगली जो भी हुकूमत आए, कभी जब तब्दीली आए हुकूमत में, तो वो इस तरफ नहीं, पाकिस्तान को किसी और से चले, ये तो आप बात ठीक कह रहे हैं, हैरानकुन बात हो। ठीक है, ये तो आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब सवाल ये भी पैदा हो रहा है, क्योंकि जब पॉलिसीज़ की आपने बात की है तो यहाँ बहुत सी बातें, क्योंकि ये पॉलिसी अमन से कंसर्न भी है और यहाँ बहुत सी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी को जब देखते हैं तो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ तो अपनी जगह मौजूद हैं, तो फ़ॉरेन पॉलिसीज़ क्या इम्पैक्ट होगा, क्या रूट डिसाइड किया गया है, और जैसा आपने कहा कि एक आम शहरी की तहफ़्फ़ुज़ को ज़्यादा यकीनी बनाया गया है, तो फ़ॉरेन पॉलिसी का इस रूट पर किस तरह असर होगा और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इसे? एक लफ्ज़, सिर्फ एक लफ्ज़, पीस। हमारा फोकस है अमन पे, खित्ते में और खित्ते के बाहर। और दूसरी चीज़ ये कहती है, जो मैं आपको वैसे बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, कि हमने अपने इंटरेस्ट परसू करने हैं अनअपोलोजेटिकली और प्रोएक्टिवली, यानी इंतज़ार नहीं करना कि दुनिया आके खटखटाए या दुनिया नुकसान कर दे फिर हम खड़े हों। ये सोच में तब्दीली है अप्रोच के अंदर, और जो फोकस है सब्सटेंस का वो है। ठीक है, जो फोकस है सब्सटेंस का वो एक अपनी जगह मौजूद है, आपने पॉलिसी की बात भी की, लेकिन यहाँ सवाल तो फिर भी अभी यही खड़ा होता है कि जो पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशंस की बात की जा रही है और जैसे दावे किए गए हैं हुकूमत की जानिब से भी, तो लग तो यही रहा है कि इस रूट का इस्तेमाल आने वाली हुकूमतें भी कर पाएंगी, आपकी हुकूमत भी करेगी, लेकिन जो बेनिफिशरी है उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाएगा और मुस्तकबिल में क्या होगा और किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन जो है इस पर लाई जाएंगी? देखिए, नंबर 1 ये है कि हम कैंप पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे, ना ही जाएंगे। ठीक है। नंबर 2, हमने अपनी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी को शिफ्ट करना है टुवर्ड्स इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। जब हम फोकस दुनिया की तरफ करेंगे तो आप सबसे पहले इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात करेंगे, यानी आप पहले ये देखेंगे कि हमारी मईशत को कहां से बेनिफिट मिलेगा और उससे लिंक करेंगे अपने सियासी ताल्लुकात और वहां फवाइद ढूंढना शुरू करेंगे। ये हमारी तारीख नहीं रही, हमेशा ऐसे नहीं होता था। तो ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है इस पॉलिसी में। ये जो विजन है ये आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आएगी, इंशाल्लाह रियलिटी में तब्दील होते हैं। आज अगर आप मुझे पूछेंगे जो कुछ इस डॉक्यूमेंट में है वो हमने अचीव कर लिया है, बिल्कुल नहीं। अभी तो जियो इकोनॉमिक्स की भी बात, बहुत लंबा रास्ता है जहां हमने पहुंचना है, अभी तो बातचीत शुरू हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद यूसुफ हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद थे। और डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने जैसे वाज़ेह तौर पर कहा कि अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तो शुरुआत है। इन सब में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो यही नजर आ जाए कि इमरान खान का जो विजन है कि मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देना है, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है, और ऐसे में काबीना की तरफ से बड़े अहम फैसले नज़र आ रहे हैं होते हुए। गोया कि साल का इख्तिताम होने लगा है, कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स भी हैं जिनका अभी भी
उस पर काम होना है। डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब ने वाज़ेह तौर पर जैसे कहा है कि ये पॉलिसी इस तरह तश्कील दी गई है कि हुकूमत चाहे किसी की भी हो, वो इसमें अपने हिसाब से ज़रूरत के मुताबिक इसमें यकीनी तौर पर इसमें इम्प्लीमेंटेशंस की जा सकती हैं, अपने मुताबिक इसको सेट किया जा सकता है, तब्दीली की जा सकती है। साथ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी कहा कि इसमें ऐसे नुकात रखे गए हैं कि ज़रूरी नहीं कि दुनिया आपका दरवाज़ा खटखटाए तो ही फिर आप जागें। हुकूमत की सिमत सही तरफ है और हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ आगे ले जाई जा रही है। जैसे आज हमने देखा कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने वाज़ेह तौर पर ये बात कह दी, ये तर्जुमानी की है। उन्होंने कह दिया हुआ है कि फ़ौज पाकिस्तान भी इस पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत करती है और अपना ताउन हमेशा देती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे बलद इंतखाबात के बारे में। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोई साहब सर इस वक्त टेलीफोन पे हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली आफ्ताब जहांगीर साहब ने। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब, इस्लामाबाद में तो मौसम बड़ा सर्द हुआ हुआ, मुल्क भर में भी ज़ाहिर मौसम सर्द है, लेकिन इस्लामाबाद में ना सिर्फ मौसम सर्द है, कुछ गर्मी भी हमें नज़र आ रही है पार्लियामेंट में इस वक्त, और अपोजिशन की जानिब से बड़े एतराज़ात नज़र आ रहे हैं। यकीनी तौर पर कैबिनेट का इजलास हुआ और इजलास में मिनी बजट के हवाले से और मिनी बिल के हवाले से बातें की गई हैं। तो अपोजिशन की जानिब से और आपके इत्तेहादियों की बिल्कुल अगर बात करूं तो इत्तेहादी नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि एतमाद में नहीं लिया गया और ना ही कोई ब्रीफ किया गया है। तो आपको लग रहा है कि ये बिल मंजूर करवाने में कामयाब हो जाएंगे आप लोग? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया बात करने का। देखिए बात ये है कि बिल तो उसी वक्त सूरत में पास होगा जब आपके पास अक्सरियत होगी, और ये जब बिल पेश होगा तो पता चल जाएगा जी। अगर जमहूरियत का हुस्न तो यही है, अगर किसी को इख्तलाफ है तो वो पार्लियामेंट के अंदर इख्तलाफ करेगा अपना, और उसको करना भी चाहिए। लेकिन जब पार्लियामेंट में बिल आएगा तो उसके अंदर मैं तो ये कहता हूँ कि ऑपोजिशन को भी चाहिए भी कि उस पर डिबेट करे कि भाई इसके अंदर ये कमजोरियां हैं, ये खामियां हैं, ये अच्छाइयां हैं, उनकी जो कमजोरियां उनकी निशानदी करें, जो अच्छाइयां उनको कहेंगे ये बेहतर है, तो क्या करिए जमहूरियत भी पनपेगी और चीजें भी बेहतर होंगी। लेकिन अभी बिल आया नहीं है और आने से पहले ही जो है कि उस पर एतराजात शुरू हो गए। इसी तरह जैसे कि सिंध के अंदर बल्दियात का जो बिल आया है उसके अंदर जो है पार्टियां जो है वो अपोजिशन में जो है, जो पार्लियामेंट के अंदर है वहाँ सिंध असेंबली में, वो भी एतराज कर रही है, और जो बाहर है पार्टी वो भी एतराज कर रही है। तो मैंने वो उस पर मौके पर भी यही कहता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा बहस होनी चाहिए और पता होना चाहिए अवाम को, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि जी बहुत अच्छा है, ऑपोजिशन कहती है कि अच्छा नहीं है। और यही हाल होता है बजट के ऊपर भी। बजट के मौके पर भी जो है आपने देखा कि जो हुकूमती लोग होते हैं, हम जैसे हम कहते हैं जी बहुत अच्छा बजट आया है, और अपोजिशन या बाहर जो लोग हैं वो कहते हैं बजट अच्छा नहीं है। लेकिन सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि सबको एतमाद में लेना चाहिए और एतमाद में लेकर जो है बजट को पार्लियामेंट में लाना चाहिए। पार्लियामेंट उस पर बहस करे, ना कि एहतजाज करे। एहतजाज से मसला हल नहीं होगा, फिर जिसके पास अक्सरियत होगी वो अपना बिल पास करा लेगा। चलिए, ये तो आपने बात की अपोजिशन की, और जो सवाल यहाँ पर उठ रहा है और वो यही उठ रहा है क्योंकि कैबिनेट के अंदर के हालात हैं कि MQM की जानिब से एतराज़ उठाया गया है और कहा गया है कि हर बार सर्कुलर के ज़रिए जो है वो मंजूरी ले ली जाती है। और अभी कैबिनेट में जब ये पेश हुआ है मिनी बजट के हवाले से, क्योंकि 350 अरब रुपए की IMF के साथ जो मामला तय पाए हैं तो उसमें टैक्सों का बोझ डालना है। गोया कि आपके वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि इसका अवाम पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन लग तो यही नज़र आ रहा है कि जिस तरह बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, महंगाई डबल डिजिट में चली गई है। एक तरफ MQM के इत्तेहाद हैं, बेशक MQM की सीट नहीं, लेकिन हर सीट काफ लीग वालों ने भी एतराज़ लगाया हुआ है। तो क्या देख रहे हैं, क्या इत्तेहादियों को खुश कर पाएंगे, राज़ी कर पाएंगे? ऐसा ना हो, बेशक कि आपने ठीक कहा, वैसे ये जो बिल है इसके लिए सादा अक्सरियत की ज़रूरत भी नहीं है, जितने लोग मौजूद होंगे बिल उससे भी पास हो सकता है। लेकिन क्या इत्तेहादियों को मना पाएंगे? ऐसा ना हो कि बिल्कुल आखिर में आखिरी साल है हुकूमत का, भी अगला साल इलेक्शन का है, परेशानी ना हो। कोई परेशानी नहीं है सर। इत्तेहादी जो है, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, इस आदमी को बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। इत्तेहादी हमारी जमात में जम तो हुए नहीं है, उन्होंने इलेक्शन में जाना है, मेरे अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना है, मैंने उनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना है, समझे ना। तो आखिरी साल में तो ऐसे ही होना है। लेकिन ये कि अगर वो समझते हैं कि जी बिल में कोई एतराज है तो पार्लियामेंट के अंदर खुलकर उस पर एतराज करेंगे, जी ये एतराज है, और अगर अच्छा है, सही है, बेहतर है, तो फिर उसको बोले ये बेहतर है। अब मैं मतलब मैं तो नहीं समझ सकता कि जी वो खुश करने का जो सवाल है, ये मुझे नहीं समझ में आया कि इत्तेहादियों के 6 इत्तेहादियों को खुश करना है या 20
करोड़ की आवाम को खुश करना है। अगर आवाम नाराज है तो जितना मर्जी हम अच्छे बिल लेकर आ जाए, कुछ भी लेकर आ जाए, हमें कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आवाम हमारे साथ है तो फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आपको लग रहा है आपके साथ आवाम है, क्योंकि केपीके में जो बलदियाती इंतखाबात में वोट का वक्त बताएगा 2023 में इलेक्शन का दिन जब वक्त आएगा उसको आवाम अपना फैसला देगी, उसको मानना चाहिए। तो बलदियाती इंतखाबात में जो केपीके में हुआ उसे आप किस तरह देख रहे हैं? मानना चाहिए। देखिए जी, अब ये आपके लिए आई ओपनर्स है कि अगर आपने ये समझते हैं कि जी अगर वहाँ पे हमने कोई कोताही की है, खामी है, हमारी कोई कमजोरी रह गई है, तो उसको दूर करना चाहिए। चाहे वो महंगाई की सूरत में हो, चाहे वो पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ हो, पार्टी तंजीम के मामलात हो, चाहे टिकट के मामलात हो, इन सब चीजों को देखना चाहिए, इस पर बैठना चाहिए, इस पर गौर फिक्र करनी चाहिए और उसको दुरुस्त करना चाहिए। अच्छा, माजरत के साथ आफ्ताब साहब, आपने बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन यह सवाल ये पैदा हो रहा है क्योंकि केपीके में जब आपने कहा कि आई ओपनर है, जब आई ओपनिंग की बात की जाती है तो ये ओपनर खान साहब को, वजीर आजम को तंजीम में तो नजर आया, उन्होंने तंजीम को तहलील कर दिया, नई तंजीम साजी कर दी गई है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है उस पर तवज्जो नजर नहीं आ रही है। 16 जनवरी को भी इंतखाबात आप लोग के केपीके में जो दूसरा मरहला होना है, गोया कि अभी वो बर्फबारी और मौसम की वजह से इसमें ताखिर की बातें की जा रही हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है महंगाई, उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है सर? सर उसके लिए तो मैं ये समझता हूँ, मैंने तो आपको बहुत साफ और सादे अल्फाज में कही है कि अगर हमने उस पर काबू नहीं पाया तो आगे हमारे लिए मुश्किलात हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई हैं, बढ़ेंगी मजीद और? बिल्कुल, अगर आपने इन चीजों को बेहतर नहीं किया तो यकीनन मुश्किलात बढ़ेंगी। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से बड़ी जब बातें की जाती हैं, हुकूमत पर तनकीद भी की जा रही है, बड़े अहम रवां साल में अहम फैसले भी खान साहब ने किए, आपकी हुकूमत ने किए, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए और बिलखुसूस जो इमेज है वो बेहतर हुआ, जिसमें OIC के इजलास की बात की जाए, कौमी सलामती की जो पॉलिसी है उसकी मंजूरी की बात की जाए, साथ दिगर मामला वो चलते रहे हुकूमत की जानिब से भी, तो कुछ अच्छे इकदाम बड़े उठाए हैं, गोया कि अपोजिशन इसको तनकीद करती है। ये फरमाइएगा, नवाज शरीफ साहब के आने की बातें की जा रही हैं, साल ख़त्म हो गया, पूरा 1 साल उनको गए हुए ज़्यादा अरसा हो गया है, तो अब आने की बातें की जा रही हैं, हुकूमत के दावे हैं कि ले आएंगे, उनको लाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि वो आएंगे, लाए जाएंगे और वापस लाया जाएगा उन्हें? देखिए जी, अगर वो आना चाहें तो उनका मुल्क है, कोई नहीं रोक सकता उनको, और उनको लाया जाए तो भी ये है कि यकीनन वो, क्योंकि यहाँ से कह कर गए थे कि 4 हफ्ते का वादा करके गए थे कि इलाज करके वापस आऊंगा, लेकिन वो वापस आने की बजाय वहीं टिक गए। तो उसको लाना, अगर कानून इस बात की इजाजत देता है कि लाया जाए तो बिल्कुल लाया जाएगा। असल में मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वहाँ पर उनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, उनकी अपील रिजेक्ट हो चुकी है, एक और अपील में वो गए हुए हैं। अब हर सूरत में मुल्क से, वहाँ से मुल्क बदर होना है और पाकिस्तान आना है। अब उसके लिए जो है ये सारी चीजें हो रही हैं। क्या बात है कि वो नून लीग ये चाहेगी कि जी मतलब बड़े अच्छे फेस से हम लेकर आए, सियासी तौर पे हमें इसका फायदा पहुंचे। हुकूमत ये चाहेगी कि जी उन्हें बताया जाए कि जी हमने जो है इनको लेकर आए हैं, ये तो आना नहीं चाहते थे, बहरहाल आना है उसने, अब वो कब आना है, कैसे आना है, ये आप बताएगा। चलें, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, हमारे टेलीफोन पे मौजूद थे, रुकन कौमी असम्बली, और आपने यकीनी तौर पर हुकूमत के जो अच्छे इकदाम थे उसकी तायद की है, और जिन पे इनको लगता है कि यकीनी तौर पर आवाम परेशानियाँ जिनके लिए बन रही हैं उस पर तनकीद भी की है। नवाज शरीफ साहब आएंगे या उनको लाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के किसी और से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के जिसमें हम बात करेंगे वज़ारत ख़ज़ाना की कारकर्दगी के हवाले से, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से हम ये देख रहे हैं कि महंगाई का बोलबाला है मुल्क भर में, और सारी जो नज़र आते हैं जब अदाद-ओ-शुमार की बात करते हैं तो कहा तो यही जाता है कि वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जो अदाद-ओ-शुमार दिए जा रहे हैं वो यकीनी तौर पर मुख्तलिफ हैं, हकीकत से बरअक्स हैं। ऐसे में काबीना के होने वाले अहम इजलास में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था, और उसमें जब मिनी बजट के हवाले से बात की जाए या उस बिल की बात की जाए जो 350 अरब रुपए की बात की जा रही है रिकवरी के हवाले से, और IMF को इससे मशरूत किया जा रहा है, इसमें क्या हकीकत और क्या फसाना है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम साहब। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी वालेकुम शुक्रिया। सर फरमाइएगा, ये क्या हकीकत क्या है, ये 350 अरब रुपए की हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन की जाने से भी बड़ा शोर मचाया जा रहा है, गोया कि ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स हैं जिसे समझना माशी तौर पर बड़ा मुश्किल लगता है। तो IMF की क्या शराइत यकीनी तौर पर मान लिए गए हैं और 350 अरब रुपए की रिकवरी टैक्सों की मद में आवाम से की जाएगी? देखिए, बात यह है कि साकिब,
ऑपोजिशन इस तरह शोर मचा रही है, इस तरह तो लग रहा है कि कोई ये जो एग्जाम्पशंस थी कोई इनके जानने वालों को या इनके जो मरहूने जैसे कहते हैं मंजूर नजर जो लोग हैं शायद उनसे वापस ली जा रही है, तो इस तरीके से वो चीख रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल जो पूरे मुल्क की कमाई है वो 55,000 अरब रुपए एक साल में होती है, ठीक है, और हम ये 350 अरब रुपए का इजाफी टैक्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी की आमदनी 55,000 रुपए है तो उससे हम 350 रुपए टैक्स मांग रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, और ये भी वो एक आम आदमी से नहीं जो अच्छी लाइफ गुजारा है, जो इम्पोर्टेड चीजें यूज करता है, इम्पोर्टेड मोबाइल, इम्पोर्टेड कपड़े, इम्पोर्टेड एसेसरीज, इम्पोर्टेड फूड हाई एंड किस्म का, जो आपके मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर पे जो है जिसका असर पड़ता है, जो है कोई खास इंडस्ट्रीज को मुराद दी हुई थी, तो वो हम एग्जेम्पशंस विड्रॉ करें। देखिए माजी में मिनी बजट आते थे, वो इसलिए आते थे कि आप टैक्स हदफ हासिल नहीं कर पाते थे। इस दफा आप जो है टैक्स हदफ से तो आगे हैं ऑलरेडी, ये आप रिफॉर्म कर रहे हैं चीजों को जो आपने इनएफिशिएंसीज क्रिएट कर रहे थे सिस्टम में, और ये चीजें जो है अगर लगती है तो आपकी मकामी इंडस्ट्री को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि जो बाहर से वो चीज आएगी अब महंगी होगी तो इंडस्ट्री जो है उसको सही तरीके से प्रोड्यूस कर सकेगी। तो ये इसका दूसरा पहलू है, ठीक है। और तीसरा पहलू ये है कि जब ये टैक्स आएगा तो इसका जो है 57.5% सूबों को जाता है, और सूबे जो है फिर आपको पता है आगे खर्च करते हैं तालीम, सेहत, ये वो तमाम चीजों में, और 42.5% हुकूमत पाकिस्तान को आएगा। तो हुकूमत पाकिस्तान जो अभी जैसे आपने देखा एहसास राशन प्रोग्राम, ये वो इस तरह की स्कीमें एक आम आदमी को, यानी कि ट्रांसफर ऑफ वेल्थ होगी फ्रॉम रिच या अबव एवरेज पर्सन टू दी बिलो एवरेज पर्सन ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, ये फरमाइएगा क्योंकि आप मसरूफ़ भी हैं, ये क्योंकि IMF का बुनियादी मकसद होता है किसी भी मुल्क के तिजारती खसारे को कम करना, लेकिन अगर हुकूमतों से वो कंट्रोल ना हो तो फिर इस तरह के टैक्सों का बोझ लाया जाता है, और अपोजिशन इस बात को भी ज़्यादा कैश करवाती है क्योंकि आपका फाइनेंस पे बड़ा कंट्रोल है और आपने माशी इस्लाहत के लिए बड़ा काम भी किया हुकूमत के लिए भी, और जहाँ तनकीद होती है वहाँ तनकीद करते भी हैं। तो फरमाइएगा, जब तिजारती खसारा इस वक्त पाकिस्तान में कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो लग तो यही रहा है कि जो टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है, गोया कि आपने फरमाया कि ये एक आम आदमी पे, गरीब तबके पर नहीं पड़ेगा, तो फिर ये रिकवरीज जो होंगी क्या इससे कोई कीमतों में इजाफा नहीं होगा यकीनी तौर पर? देखिए, जो बराह रास्त जिस चीज की कीमत पे लगेगा उस पर इजाफा होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आम आदमी की जो सेंसिटिव चीजें हैं जो इस्तेमाल में आती हैं, जैसे सब्जियां हैं, फल है, आटा है, इस तरह की चीजें हैं, उस पे ये नहीं है, और ऑलरेडी जो खाने पीने की अशियों पे लगा हुआ है वो पूरा टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो और कोशिश यही है कि आम आदमी को इस जो चीज है इससे फर्क ना पड़े। और दूसरी बात ये कि देखें साहब के हमारे ना सेल्स टैक्स मुल्क में 17% है, तो अगर आप लिस्ट उठाएं तो पता नहीं कई 100 आइटम जो है वो 5% पे चल रहे हैं, कोई 12% पे, कोई 0 पे, तो कोई कानून ही नहीं है। अक्सर आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी शोज में भी सुना होगा कि लोग चीख रहे होते हैं हमारे रिफंड नहीं दे रहे कारखानेदार। तो ये इससे ये भी एक सिस्टम में नॉर्मली खत्म होगी और एक मिसयूज खत्म होगा। बेसिकली मैंने आपको जैसे कहा कि ये हम एक रिफॉर्म जिसे कहते हैं कि चीजों को कर रहे हैं, और ये आए देखें FATF ने भी तो पाकिस्तान से वो चीजें कराई ना जो पाकिस्तान के हक में बुरी हो रही थी, जैसे स्मगलिंग हो रही थी, तो FATF ने कहा, काले धन पे FATF ने बहुत ज्यादा जो है शोर किया, तो वहां पे करनी पड़ी। तो लोग ये कहते हैं कि IMF का डिक्टेशन, देखिए बात ये कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हमने जो है माजी में भी पॉलिटिकली कभी विल नहीं दिखाई और चीजों को जो है ग्रे एरिया में छोड़ा, जिसकी वजह से इस मुल्क की मीशत को बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं। तो ये जो चीजें हैं, देखें IMF ने हमें इसके अलावा भी 10 चीजें बोली थी, जहां हम समझ रहे थे कि जो अवाम पे बोझ हो सकता है या सिस्टम में जो है उससे जो है मजीद स्लो डाउन आ सकता है, उन चीजों को हमने IMF की नहीं भी माना। और ये बात देखें, पाकिस्तान ने कौन से दौर में IMF प्रोग्राम में नहीं रहा, 22 प्रोग्राम लिए हुए और 1957 से आप IMF प्रोग्राम में, और तकरीबन हम समझ लें 98 से तो नॉन स्टॉप है आप IMF प्रोग्राम में, ठीक है ना। तो ये माजी में हुकूमत, ये जो अपोजिशन है, या तो ये ऐसे बात कर रही हूँ कि इन्होंने तो कभी IMF की शक्ल ही नहीं देखी, सबसे ज्यादा प्रोग्राम IMF के इन्होंने लिए, ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो है कर्जा IMF से इन्होंने लिया, और ये जो बात अब कर रहे हैं कि ये अवाम दुश्मन, ये क्या करते रहे फिर? ये इन्होंने अगर ये सारी चीजें थी तो फिर IMF के क्यों ये बार बार जाके जो है छिक्के में गिर जाते थे?
ठीक है, एक आखिरी सवाल मुज़म्मिल साहब से करना चाहूँगा, बस कोई ऐसी खुशखबरी सुना सकेंगे कि आवाम को ये जो महंगाई है जो कि डबल डिजिट में जा चुकी है, गोया कि आपकी जो माशी अदाद-ओ-शुमार हैं, फिगर्स फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं और आपने सही ब्रीफ भी किया है, तो आवाम ये जानना चाहते हैं उन्हें जो उनकी बेसिक ज़रूरियात है, जिसमें हम अशिया खुर्दनोश की कीमतों की बात की जाए, दाल सब्ज़ी की बात की जाए, उसमें उन्हें कमी कब वाक़ई होगी और ये महंगाई कब तक नीचे आ जाएगी? देखिए, बात यह है कि महंगाई में दो चीजें होती हैं। पहली चीज ये होती है कि जो चीजों की कीमतें बढ़ रही है उसकी रफ्तार को स्लो किया जाए। ठीक है। और जो हुकूमत जो अपने महंगाई के जो अदादो शुमार देती है वो बेसिकली वो बता रही होती है कि पिछले साल 10% से रफ्तार थी महंगाई की, इस साल 8% हो गई, यानी कि इस साल रफ्तार कम हो गई है, क्योंकि हर साल लोगों की आमदनी भी बढ़ती है ना। ठीक है, तो लेकिन आम आवाम में तासुर ये होता है कि जब हुकूमत कहती है कि महंगाई कम हो गई है, आम आवाम कहती है नहीं, मैंने तो 100 रुपए का जो है पिछले साल जो है चावल का थैला लिया था, इस साल 105 का है। हालांकि हम ये कह रहे होते हैं कि 90 से पिछले साल 100 हुआ था तो उसकी रफ्तार 10% से ज्यादा थी। अब जो है 100 से 105 हो गया तो रफ्तार स्लो हो गई, तो महंगाई कम हो गई। तो ये हमेशा से आवाम और हुकूमत में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है। तो पहली बात ये कि अभी माशाल्लाह से पिछले 6 महीने में खाने पीने की कीमतों की न सिर्फ रफ्तार और बहुत सारी चीजों की कीमतें 2018 पे आ गई हैं। आज भी हमारी प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग हुई कि इस हफ्ते के एंड में अपनी जो सैंडल्स और शूज की कीमतें बढ़ाई उसकी और एलपीजी की वजह से बढ़ी। तो अब जो मकामी तौर पे जो चीजें हैं उसकी तो कीमतों में बहुत अच्छा इस्तेकाम आ गया, जो आम आदमी की खाने पीने की चीजें। जो इस वक्त हमारा स्ट्रगल है वो इंटरनेशनल प्राइसेस जो बढ़ी हुई है, ठीक है, उसको जो है मेंटेन करने पे है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, इस वक्त वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान हमारे टेलीफोन पे मौजूद थे और आपने वाज़ेह तौर पर महंगाई के हवाले से बात की और आपने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत आवाम को मज़ीद रिलीफ देने की बातें कर रही है और कोशिश कर रही है कि मज़ीद रिलीफ दिया जा सके। 350 अरब रुपये की रिकवरी की बात उन्होंने क्लियर की है कि जिस तरह का एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है और जिस तरह का प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। 350 अरब रुपये की रिकवरी यकीनी तौर पर लग्जरी आइटम्स पर वो टैक्स लगाए जाएंगे और लग्जरी आइटम्स यूज़ करने वालों को ही वो टैक्स देना होगा। IMF जब भी किसी मुल्क में जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि तिजारती खसारे को कम किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान का तिजारती खसारा मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आए दिन हमें एक नया बजट और एक नई इस्लाहात की ज़रूरत होती है और हुकूमत कोशिश करती है कि कुछ इस तरह के नए टैक्सेस लगाए जाएं और कुछ इस तरह की कीमतों में इजाफा किया जाए ताकि IMF प्रोग्राम के अंदर इन रहें और तिजारती खसारे को कंट्रोल किया जा सके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।